हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी स्पेशल के हिस्ट्री वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात कर लिए थे जो है सिविल डिसऑर्डिनेंस और नॉन सिविल डिसऑर्डिनेंस के बारे में बात कर लिए थे। और उसके बाद क्या चीज़ें चलती हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली थी कवर। आज हम बात करते हैं कि जब मतलब आपका फेज़ आता है 1931 के बाद वाला फेज़ जो आता है सिविल डिसोबीडियंस के बाद वाला, तो वहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है वो आपका 1932-33 तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ और इसके ख़त्म होने के पीछे कई सारे वजह रहती हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या होता है कि अ, सरकार ये डिसाइड करती है कि गांधी जी को जेल में मतलब जेल में डाला जाएगा या फिर उसको मतलब एक सरकारी कार्रवाई होती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो इन सभी को आगे बढ़ के आपका जो आगे की चीज़ें होती हैं घटनाक्रम में देखने को मिलता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या होता है कि आपके जो कई सारे जगह होते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस रहते हैं, वहाँ पे आपके इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन में क्या होता है कि 1937 में ये बेसिकली इलेक्शन होते हैं आपके। तो इन इलेक्शंस में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें मतलब 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। और जब एक बार कांग्रेस को सरकार में आ जाती है तो फिर वहाँ पे वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगती है। एक तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो पावर होती है उसको वो पावर मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें होती है। लेकिन 1939 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो यहाँ पे जो ब्रिटेन रहता है वो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर भारतीय लोगों को भारतीय लोगों को इस वॉर में शामिल कर लेता है। तो इसके विरोध में 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन दे देती है, रिज़ाइन कर देती है। और फिर यहाँ से फिर अब एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में एक तरीके का फिर से एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करे, जबकि कांग्रेस चाहती है कि ब्रिटेन अभी के अभी भारतीयों को इस युद्ध में जाने से मना कर दे। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही रहती हैं तो यहाँ पे अब कई सारे प्रपोज़ल लाए जाते हैं। जैसे उस समय का वाइसराय रहता है लॉर्ड लिनलिथगो, ये लाता है अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर में ये कहता है कि हम जब युद्ध जीत जाएंगे
तो आपको आज़ादी मतलब स्वशासन दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस की बात किया था। तो डोमिनियन स्टेटस की बात पे ही इंडियन लीडर एग्री नहीं हुए, क्योंकि 1929 में ही हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस को छोड़ के पूर्ण स्वराज की मांग कर लिया था, और अब ये हमें डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बातें जो हैं और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि 2 साल बाद 1942 में गांधी जी जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं कि ये अंग्रेज़ जो हैं जब तक भारत में रहेंगे तब तक भारत के लिए एक सिरदर्द बना रहेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि ये अंग्रेज़ जो हैं यहाँ से चले जाएं, और इसके लिए इन्होंने नारा दिया डू और डाई, यानी करो और मरो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये डू और डाई का नारा देते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से लोगों को एक तरह से लाइसेंस दे देते हैं कि आप इस आंदोलन में आप कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव राइट टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो वायलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको इसमें हम आपको अनुमति देते हैं। तो जब ये इस तरह की बातें करने लगे तब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूलने लगे और ये कहने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। मतलब तो फिर इस पर गांधी जी और इंडियन लीडर्स कहते हैं कि जब हमने प्यार से बात कही तो आपने हमारी बात सुनी नहीं। अब जब हम और अब हम जब अपने पे आए हैं तो फिर आपको घबराहट होने लगी है। इस स्थिति के लिए तो आप ही जिम्मेदार हुए ना। फिर हमें क्यों आप इस तरह से कह रहे हैं कि हमने गलत किया। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो है यहाँ पे अब सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं कि अब इंडियन मासेस जो हैं अब पूरी मूड में है कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ना है। तो वही है। फिर इसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रिप्स प्रपोज़ल लाया गया। हाँ, और यहाँ पे एक उम्मीद जगाई गई कि युद्ध जीतते ही हम भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन बाद में ये सारी जो आशाएं थी वो निराशाओं में तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब एक बात ये आती है कि ठीक ये समझ में नहीं आता कि आप युद्ध जीतने के बाद भारत को आज़ादी देंगे। मान लीजिए अगर आप युद्ध हार गए तो इसका मतलब ये है कि आप युद्ध हारने के बाद भारत को आज़ादी देने के कोई मूड नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसी बात पे लेकर डेडलॉक बन गया, और यहाँ पे जो इसी चीज़ को लेकर फिर से इस क्रिप्स प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इस मौके पे पंडित नेहरू जी कहते हैं कि दे आर गोइंग टू प्ले विथ फायर, इट वॉज अ डबल एज स्वॉर्ड विच कैन हार्म देम एज वेल। तो ये एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी दोधारी तलवार है जिससे उनका भी नुकसान हो सकता है, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड विद द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट गोवलिया टैंक ऑफ मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942। इट वॉज कॉल्ड अगस्त रेवोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन है, नॉट रेवोल्यूशन है। अगस्त रेजोल्यूशन है। अगस्त रिवोल्यूशन एक अलग चीज़ है, वो बाद में मैं आपको कभी बताऊंगा। फिलहाल ये अगस्त रेजोल्यूशन है। यहाँ पे एक तरीके का बात की गई कि इसी अगस्त रेजोल्यूशन में डू और डाई का भी नारा दिया गया था। अगले सुबह इन्होंने ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत ज़्यादातर भारतीय लोगों को कैद कर लिया, और इनके कई सारे हमें कार्रवाई देखने को मिलती है। जैसे कि यूपी में बात करें तो बलिया से क्या है, बलिया में, बनारस में, मिर्ज़ापुर में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, फैज़ाबाद, गोरखपुर, गाज़ीपुर और बस्ती, हर जगह पे आपको अंग्रेज़ों की कार्रवाई देखने को मिलती है। तो
क्या होता है कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन को क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, और 13 और 16 अगस्त को क्या होता है कि ज़्यादातर जो कैदी रहते हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय पे होती हैं। हालांकि अंग्रेज़ बहुत कोशिश करते हैं कि इन इलाकों पे कब्ज़ा कर पाएँ, और 22 अगस्त तक इनमें कामयाब भी हो जाते हैं। और ये जो आंदोलन था ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक एक ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि अंग्रेज़ों के बड़े कठोर रिएक्शन का सामना करना पड़ता है इस आंदोलन को। और 1943 आते आते ये आंदोलन पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यहाँ पे इसी समय क्या होता है कि बंगाल में 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका भी मोराल काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने सरेंडर कर दिया रहता है, जो कि 15 अगस्त 1945 को होता है, तो यूएस और ब्रिटेन में जो क्या होता है कि यूएस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी जो है वहाँ पे जो आती है वो ये तय करती है कि वो भारत को स्वतंत्रता देगी। ठीक है, तो इसी में ये डिसाइडेड होता है कि जो है सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और इस अंतरिम सरकार का जो गठन जो किया जाएगा वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन उसके मतलब नए वाइसराय के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अब सेपरेटिज़म का भी कॉन्सेप्ट आता है, सब कॉन्सेप्ट या सेपरेटिज़म भी का भी मूवमेंट चला रहता है। तो पाकिस्तान का जो मूवमेंट है वो हमारे डिस्कशन ऑफ टॉपिक में नहीं है, तो वो हमारे डोमेन में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा डिस्कस मेन टॉपिक है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को जैसे जैसे आज़ादी दे दी गई, और ये आज़ादी मिली भारत के दो टुकड़े करके, जिसमें एक था पाकिस्तान और एक था भारत। भारत को जो उत्तर पश्चिम इलाका है ये वाला, और उत्तर मतलब पूर्वी इलाका जो है बंगाल का, ये वाला इसको काट के पाकिस्तान दे दिया गया, और ये इतना एरिया के बीच में भारत बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए लेकिन ये सब अंग्रेज़ों की करामात थी। उत्तर प्रदेश से हमें कुल मिला के एक राष्ट्रपति और 15 में से 9 प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं आज़ादी के बाद से। ठीक है, तो अब ये कौन है? तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद जो है कानपुर से, वो 14वें भारत के राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं यूपी से, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सभी यूपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने प्रधानमंत्री पद का संभाले हैं, और यहीं से सांसद भी रहे। तो ये था पूरा यूपी का एक तरीके से हिस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूपी में जो है अगर थोड़ा बहुत अगर मैपिंग की अगर बात कर लें, मैप कैसे चेंज हुआ यूपी का, तो बताते हैं कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया।
और इसके लिए ये पास किया गया, एक्ट पास किया गया, ठीक है। इससे पहले यूपी जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था 1937 से लेकर 1950 तक। 1937 से भी पहले यूपी का जो नाम होता था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस होता था, जो कि 1836 में रखा गया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। और इसकी जो राजधानी थी वो आगरा थी, और नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था इसमें आपके दिल्ली और गुड़गांव के इलाके भी शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि दिल्ली और गुड़गांव के जो इलाके हैं उनको अलग कर दिया जाता है, और अवध को जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिया जाता है, उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया जाता है। फिर इसके बाद इस उत्तर पश्चिम प्रांत की जो राजधानी रहती है उसे आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि आजकल प्रयागराज के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो इसका पुनः नामकरण 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से होता है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। और इस टाइम पे आते आते यहाँ पे जो राज्य की जो राजधानी है वो प्रयागराज से लखनऊ कर दी जाती है, और 1937 से इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ही रह जाता है, यानी कि आगरा और अवध को घटा के सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 9 नवंबर 2000 से पहले 2000 में क्या होता है 9 नवंबर 2000 को कि 13 पहाड़ी जिलों को काट कर एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम रहता है उत्तराखंड। और यहाँ से फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अलग कहानी शुरू हो जाती है 2009 नवंबर। अब ये टेबल बता रहा है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें किन लोगों को कहाँ कहाँ फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाकुल्ला खान को फैज़ाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और रोशन सिंह को नैनी यानी प्रयागराज में दी गई थी। तो ये हमारा हिस्ट्री का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम हिस्ट्री के मतलब पेपर 5 के हम नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।